सेगमेंट डॉक्टर सेगमेंट में एज यूजुअल आज भी हम आपको देने वाले हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ताकि आप रह सके सेहतमंद और साथ ही साथ अपनी सेहत को लेकर और भी हो सके केयरफुल। आज हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है विजय जी हाँ, विजय चतुर्वेदी योगी जी मौजूद है हमारे साथ, जो कि जिनसे हम बात करेंगे आज योगा के बारे में और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि योगा के थ्रू हम क्या सभी बीमारी को क्योर कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कैसे। खास तौर पर कमर दर्द, घुटने की जो दर्द होती है बहुत ज़्यादा हमें परेशान करती है, ना केवल यूथ को बल्कि बड़े बुजुर्ग को भी। तो आइए उनसे मिलते हैं सबसे पहले और जानते हैं कि कमर दर्द के कारण क्या है, लक्षण क्या है और साथ ही साथ इन सभी से हम निजात कैसे पा सकते हैं थ्रू योगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कमर दर्द क्यों होता है, घुटनों की दर्द क्यों होती है, क्योंकि आज के दौर पे सिर्फ बड़े बुजुर्ग नहीं बल्कि यूथ भी इससे ग्रस्त है। कमर दर्द का कारण अक्सर जो हमारी कमर दर्द होता है वो शरीर में पित्त का बढ़ जाना है, एसिडिटी का बढ़ जाना। हम लोगों के यहाँ मैक्सिमम जो बीमारी के कारण हैं वो है चंद्र या सूर्य, या तो गर्मी से आपके शरीर में बीमारी आती है या ठंडक से आपके शरीर में बीमारी आती है। सबसे पहला काम हम लोगों का होता है वो यह है कि बीमारी को देखना कि वो सर्दी के कारण आ रही है या गर्मी के कारण आ रही है। अक्सर देखा गया है कि कमर दर्द का जो कारण है वो ज़्यादातर कारण होता है इसमें पित्त का बढ़ जाना, एसिडिटी का बढ़ जाना। और इसका सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि जिस टाइम आपके दर्द होगा उस टाइम आप देखेंगे कि आपकी नासिका जो है, इसमें एक नासिका आपकी हल्की चलती है और एक भारी चलती है, ये एक एक घंटे में चेंज होते रहते हैं। 1 घंटा हल्का बाएं चलता है, 1 घंटा दाएं हल्का चलता है। आपका काम है दर्द के टाइम पे सबसे पहले ये पहचान करना कि आपका उस टाइम पे कौन सी नासिका हल्की चल रही है। हल्की का मतलब सांस लेने में आपको ज़्यादा कंफर्टेबल है, दूसरे में थोड़ी सी ताकत ज़्यादा लगती है। दाहिनी तरफ का अगर हल्का चल रहा है तो सीधा ये मान लीजिए दर्द का कारण जो है वो पित्त का बढ़ना है, एसिडिटी का बढ़ना है। और उसका इलाज करने के लिए आपको शरीर को ठंडक देने की ज़रूरत है। योग में इसके लिए अलग अलग तरह के प्राणायाम हैं। कुछ प्राणायाम गर्म प्राणायाम हैं, कुछ प्राणायाम ठंडे प्राणायाम हैं। प्राणायाम करने के पहले सबसे पहले इसका जो तरीका है कि अगर आपका दाहिना हल्का चल रहा है तो आप दाहिनी करोड़ से ही थोड़ी देर लेट जाइए, आराम करिए दाहिने तरफ करके और इंतज़ार करिए बाएं स्वर के आने का। जैसे जैसे आप देखिएगा बाएं स्वर आपके आ रहा है, आपको दर्द में भी रिलीफ मिलेगी और प्राणायाम करने के लिए भी आप तैयार हो जाएंगे, तो प्राणायाम का भी आपको लाभ मिलेगा। खास करके जब कमर का दर्द हो तो उसमें एक प्राणायाम है जिसको हम लोग कहते हैं शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम करने के लिए उसमें दोनों अंगूठों से दोनों नासिकाओं को बंद कर लीजिए इस तरह से ये, और मुंह को ऊपर करके धीरे धीरे सांस लीजिए। मुंह बंद कर लीजिए, थोड़ी को कंठकूप से लगाइए, सांस को थोड़ी देर रोक के रखिए, जितना आराम से आप रोक के रख सकते हैं। उसके बाद मुंह ऊपर करिए, अंगूठों को हटाइए, नाक से धीरे धीरे सांस को बाहर निकाल दीजिए। दोबारा करिए, कम से कम 5 मिनट इस प्राणायाम को शुरू करिए और 15 मिनट तक ले जाइए। जितना धीरे धीरे मुंह गोल करके, मुंह एकदम सीटी बजाने जैसा गोल होना चाहिए। योगी जी, ये जो आपने कहा प्राणायाम के बारे में, ये आपने कहा 10 से 15 बार करना है, ये बैठ के ही करना है कि कोई विशेष तौर पर लेटना है या झुक कर करना है? इस प्राणायाम को बैठ के करिए, पद्मासन में लगा के करिए, बहुत अच्छा है। नहीं तो इस प्राणायाम को कुर्सी पर बैठ के भी किया जा सकता है, कहीं भी आप बैठ के आराम से। करने के दौरान भी 5 मिनट किया जा सकता है। 5 मिनट काम के दौरान भी इसको किया जा सकता है, बशर्ते पेट आपका खाली रहे। जी जोगी जी, जब आपने कहा कि मुंह जो है खास तौर पर गोल होना चाहिए, सीटी के आकार होना चाहिए, तो इसमें सांस अंदर की तरफ लेना है कि हमें छोड़ना है सांसों को? सांस भीतर की तरफ खींचना है, भीतर की तरफ खींचना है, होल्ड करना है, रोक के रखना है, उसके बाद नाक से धीरे धीरे सांस को बाहर निकाल देना है।
योगी जी, आपने कहा कि जो कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है, घुटनों की दर्द की प्रॉब्लम होती है, सर्द मौसम हो या गर्म के मौसम हो, उस पर डिपेंड करता है। कुछ हमारे जनजीवन, जीवन शैली पर भी इसका असर होता है, जिसके कारण हमारे पास जो है ये सब प्रॉब्लम होती है। कोई हमारी रूटीन लाइफ भी कोई एक फैक्टर आता है जिसकी वजह से हमें ये सब दर्द का सामना करना पड़ता है। रूटीन लाइफ में असल में हम लोगों का खान पान आजकल जो है उसमें इतना ज़्यादा अंतर आ गया है। हम जो सब्जियां खा रही हैं, जो दूध पी रही हैं, सब केमिकलाइज है। तो जो हम कीड़े मारने के लिए दवाई देते हैं, उस दवा का असर कीड़े मरते हैं, कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पर भी आता है। और अक्सर क्या होता है कि जिन सब्जियों को हम लाभ के लिए खा रही हैं, वही हमारे नुकसान का कारण बन जाती है। और उनको खाने से पता चलता है कि हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ गई, पित्त बढ़ गया। पित्त से संबंधित जितने भी रोग हैं, वो ज़्यादातर जो आजकल आ रहे हैं वो खान पान के कारण से आ रही है, जल की अशुद्ध पानी पीने से हमारे यहाँ आ रही है। तो अगर इनको जितना ज़्यादा सब्जियों को साफ करके खाया जाए, सब्जियों को साफ करके खाया जाए और पानी को भी फिल्टर करके अच्छी तरह से पिया जाए, तो इसमें हम लोगों को काफ़ी हद तक लाभ मिलता है। जोगी जी, आप एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, आप योगा की बात कर रहे हैं। योगा से क्या वाकई हर बीमारी का क्योर है? देखिए, योगा एक्सरसाइज नहीं है। पहली बात तो आम धारणा है कि योगा एक्सरसाइज है। योगा एक्सरसाइज नहीं है। हमारे यहाँ आसन के बारे में बताया गया, स्थिर सुखम आसन। स्थिर होकर सुख से जैसे भी आप रहती हैं, उसको हम लोग आसन कहते हैं। हम लोग बैठ रही हैं, खड़े हो रही हैं, लेट रही हैं, सारी की सारी आसन है। और 84 लाख आसनों का विधान हमारे यहाँ बताया गया है। 84 लाख आसन है और 84 लाख आसन मतलब जितनी भी योनियां हैं, वो जैसे बैठती हैं, खड़े होती हैं, उन सबको हम लोगों ने आसन का नाम दिया है। तो आसन और एक्सरसाइज में बहुत फर्क है। योग दर्शन है, जीवन शैली है। इसका मतलब सर्कस से या एक्सरसाइज से कोई लेन देन नहीं। हम लोगों ने उसको एक्सरसाइज बना दिया है। प्राणायाम जैसा हमने बताया कि शरीर दो ही चीजों पर चलता है, सूर्य और चंद्र के योग से। सूर्य शरीर को गर्मी देता है और चंद्र शरीर को ठंडक देता है। इसी को आयुर्वेद की भाषा में अगर कहा जाए तो कफ और पित्त, कफ पित्त वायु। वायु का काम जो है पूरे शरीर में संचालित वायु करती है। अगर आपके शरीर में पित्त है तो वायु आपकी गर्म होगी, और अगर आपके शरीर में कफ है तो वायु आपकी ठंडी होगी। तो बीमारी आने के दो ही कारण होते हैं, या तो कफ है या पित्त है। आपको पहचान करने की जरूरत है कि हमारी बीमारी कफ के कारण से है या पित्त के कारण से है। अगर पित्त के कारण से बीमारी अगर आपकी है तो ठंडे प्राणायाम, जितने भी ठंडे प्राणायाम हैं, उन प्राणायाम को करिएगा तो तुरंत राहत मिलेगी। और गर्म प्राणायाम जैसे आपने किए, जैसे कपालभाति है, भस्त्रिका है, सूर्यभेदी प्राणायाम है, इन प्राणायाम को करने से देखिएगा कि दर्द बढ़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि आप पित्त के मरीज हैं, कपालभाति या भस्त्रिका या सूर्यभेदी प्राणायाम आप कर रही हैं, तो कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि प्राणायाम करने से शरीर में थोड़ी सी खुश्की पैदा होती है। तो जो भी आदमी प्राणायाम कर रही हैं, उनके लिए खान पान पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और खास करके घी, मक्खन जैसी चीजें जो हैं वो खाना अनिवार्य है। जोगी जी, आप इस टॉपिक पे बारे में बात कर रहे थे जिसमें बैलेंस होना ज़रूरी है, खास तौर पर अगर आसनों की। आज हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, हम चाहेंगे कि हम यही टॉपिक को इधर पे ही रैप अप करें। अगले वीक हम इसे ज़रूर कंटिन्यू करना चाहेंगे। आज आपने अपना कम समय दिया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। धन्यवाद। तो आज का जो टॉपिक है हमारा यही अधूरा रह गया है समय की कमी के कारण, पर आप घबराइए मत, क्योंकि नेक्स्ट वीक भी हम फिर से हाजिर होंगे और विजय जी हमारे साथ मौजूद होंगे और इस टॉपिक को जो है हम आगे भी बढ़ाएंगे। अब तक ये हमारा टॉपिक कैसा लगा, अब तक का ये सेगमेंट आपको मेरा कैसा लगा, हमें अपने फीडबैक सुझाव जरूर पहुंचाइए। मेरा ID है lovely.gupta@tazatv.com। आज के लिए डॉक्टर सेगमेंट में बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी एक नए सेगमेंट में। देखते रहिए आज ही दुनिया।